कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बाद का टॉपिक, मतलब हमारे 5 टॉपिक हो गए थे। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन सिंगल कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी समझ लिया था। अगर एक सिंगल कमोडिटी है तो जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और एमयू एक्स जब इक्वल हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम है। कि यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में क्या होता है कि जब आपका पी ऑफ एक्स जो होता है एमयू एक्स के बराबर हो जाता है तब। और जब दो कमोडिटी होती है ना तो mu x अपॉन p x जो है वो बराबर होना चाहिए mu y अपॉन p y के। अगर ऐसा कुछ है तो यानी क्या रहता है, इक्वल रहता है यहाँ पे चीजें। अब मेरी बातों को और ध्यान से सुनो। यहाँ पे हम लोग जो है ऊपर पढ़ रहे थे कार्डिनल वाला अप्रोच, जिसमें हमने यूटिल्स सेटिस्फैक्शन का यूनिट दे दिया था। कार्डिनलिटी में क्या होता है, कार्डिनल ऑर्डिनल में, कार्डिनल मतलब नंबर्स देते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच में नंबर्स नहीं है। यहाँ पे कोई सेटिस्फैक्शन को हम लोग मेजर नहीं करने वाले हैं, यानी इस अप्रोच में हम लोग कोई कार्डिनल वैल्यू यूज नहीं करने वाले, हम लोग ऑर्डिनल नंबर यानी रैंक वाइज जाने वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्या फर्क होता है, कैसे होता है समझेंगे। देखो रियल इलैबोरेशन इंडिफरेंस कर्व का जो है, जो हम इसमें समझने वाले इंडिफरेंस कर्व, वो जे.आर. हिक्स ने बनाया था, आर.जी.डी. एलन ने बनाया था, जिसको हम हिक्स और एलन भी कहते हैं। 1934 में लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इसमें इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के बारे में लिखा गया था। मॉडर्न इकोनॉमी जो है ना, इन लोगों ने डिसरिगार्ड किया था कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी को, क्योंकि मतलब यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है और उसको आप नंबर में मेजर करो तो प्रॉब्लमेटिक था, तो उन लोगों ने डिसरिगार्ड कर दिया था कि नहीं ये सही नहीं है। उनके हिसाब से कंज्यूमर जो है ना अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को रैंक कर सकता है उसके प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे एक कंज्यूमर अगर दो गुड्स कंज्यूम करता है, एप्पल और बनाना, तो वो ऐसा मतलब ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई उसको शायद एप्पल बनाना से ज्यादा पसंद है, बनाना ज्यादा पसंद है एप्पल से, कोई ऐसे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों के पसंद में दोनों प्रेफरेबल है और मतलब दोनों उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच में क्या था, हम नंबर्स यूज करते थे, लेकिन इस इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग नंबर्स यूज नहीं करते, हम लोग उसको रैंकिंग बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसको हम लोग यूज करते हैं। तो कंज्यूमर को अगर एप्पल ज्यादा पसंद है ना तो फर्स्ट रैंक एप्पल को, सेकंड रैंक बनाना को बात करें। तो इस मेथड में हम लोग रैंकिंग ही करते हैं, एक्चुअल नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यूज में डिफाइन नहीं करते, इसलिए हम इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, जहां पे आप यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हो रैंक में, मतलब आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो रैंक वाइज जो है उसको एक्सप्रेस करते हो। ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा इंप्रूव्ड लगता है एज कंपेयर टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बेसिकली जब एक कंज्यूमर जो है अलग अलग गुड्स और सर्विस कंज्यूम करता है तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो उसको एग्जैक्ट सेम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, यानी कि कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिससे टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रह सकता है। तो उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व बोला है। अब देखो ये लाइन हम जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन तुमको शायद समझ इतनी नहीं आएगी। इंडिफरेंस कर्व जो है इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स अमंग व्हिच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। अल्टरनेटली इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस, लोकस का मतलब होता है कलेक्शन, लोकस मतलब कलेक्शन होता है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स that shows such combinations of two commodities which give the consumer same satisfaction। इसको हम लोग इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व या आइसोट्रोपिक कर्व भी बोलते हैं। समझ नहीं आया होगा कुछ भी, मैं तुमको समझाता हूं। देखो एक हम एग्जांपल देखते हैं, हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, किसके, एप्पल और बनाना के। एक मिनट बोलो जी कैसे। तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल को इक्वल रख रहे हैं, मतलब कि एक एप्पल 15 बनाना खा के मुझे जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो दो एप्पल 10 बनाना खा के भी मुझे सेटिस्फैक्शन जो है उतना ही इक्वल मिल रहा है। फिर एक कॉम्बिनेशन है 3 और 6, 4 और 3, 5 और 1, यानी तुम समझे कि कंज्यूमर जो है ना उसको इस सारे कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, सेम मिल रहा है। कॉम्बिनेशन उसने ऐसा बना दिया है करके ऐसा। अब एप्पल जो है ना उसको शायद इस एग्जांपल के हिसाब से इतना नहीं पसंद, बनाना ज्यादा पसंद है इसलिए बनाना खा रहा है, या फिर कुछ और भी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे, एक कॉम्बिनेशन है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए कि एक एप्पल खा लो 15 बनाना खा लो, दूसरा एप्पल खाया तो 5 बनाना कम भी खाओगे तो भी चलेगा, तीसरा एप्पल खाया तो 4 बनाना कम हो गया, ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन P Q R S T, पर हर एक कॉम्बिनेशन में उसको सेटिस्फैक्शन लेवल क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अब इसी को ग्राफ में बनाना ही क्या हम कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। सर यहाँ पे क्वांटिटीज अलग हो तो चलेगा। हां सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, यानी एप्पल एक और एक्स्ट्रा एप्पल खा के जो है ना उसको 5 बनाना वो कम कर दिया। हाँ क्योंकि सेटिस्फैक्शन एप्पल ज्यादा देता है उसको, इसीलिए। अब देखो ये इंडिफरेंस कर्व में हम लोगों ने बनाया है, एप्पल यहाँ पे है, बनाना इधर है, और ये देखो ये एक एप्पल 15 बनाना ऐसा ऐसा ऐसा, तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा काइंड ऑफ बनता है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है।
तो स्केड्यूल यानी टेबल पे जैसा तुमने देखा था कि कंज्यूमर इंडिफरेंट है मतलब उसको P और बाकी सारे कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है चल जाएगा, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन उसको क्या कर रहे हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इस डायग्राम में तुम देख सकते हो एप्पल को एक्स एक्सिस पे रखा है, बनाना को वाई एक्सिस पे रखा है। सारे पॉइंट को हम लोग जब जोड़ देंगे तो एक कर्व बनेगा जो कि हमें अलग-अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है। तो ये जो स्मूथ कर्व से हमने ये सारे कोऑर्डिनेट्स को जोड़ा है ना, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या है, लोकस यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग-अलग कॉम्बिनेशन को। ये जो P Q R S T था, ये क्या था, कॉम्बिनेशन था, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इक्वली सेटिस्फैक्टरी होते हैं किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। तो तुम देख सकते हो, अब तुम देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया था कि इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग कॉम्बिनेशन का PQRST का ऑन द बंडल ऑफ 2 गुड्स ओनली। हम 2 ही गुड ले रहे हैं, 2 गुड ही क्यों ले रहे हैं, कंज्यूमर तो ज्यादा गुड भी प्रेफर कर सकता है, पर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि भाई 2 गुड्स ही है, तो हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं बस चीजों को, और कुछ नहीं है। और अमंग दिस द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट मतलब एवरी कॉम्बिनेशन इज हैप्पी फॉर हिम करके, भाई कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो उसको चलेगा क्योंकि इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो इंडिफरेंट है। डिफरेंट होना यानी किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है कोई कॉम्बिनेशन को, किसी को कम दे रहा है। इंडिफरेंट है मतलब तुम्हारे स्टेट की वजह से बायस नहीं है किसी कॉम्बिनेशन को लेके, सबको सेटिस्फैक्शन उसको इक्वल मिलता है। समझे मेरी बात को? अब देखो, अब एक गुड अगर बढ़ा दिया ना तो दूसरा गुड का क्वांटिटी कम हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व में यही हमने देखा, हर एक कॉम्बिनेशन में इक्वल सेटिस्फैक्शन है, एक का कंजम्पशन बढ़ाता है ना तो दूसरे का ऑटोमेटिकली कम हो जाता है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहे यहाँ पे मेंटेन रहे। जैसा तुमने देखा, एक एप्पल बढ़ाने के लिए शुरुआत में 5 बनाना घटाना पड़ा, फिर एक और एप्पल बढ़ाने के लिए 4 बनाना घटाया, फिर एक और एप्पल बनाने के लिए 3 बनाना घटाया। तो यानी ये कहानी है। और ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा था एप्पल का, तो बनाना का उसमें कंजम्पशन जो है, while rate of banana is not decrease or vice versa, then in such combination consumer will have more quantity of one good which will be more satisfaction as compared to other combination, which is again the basic assumption of the indifference schedule that each combination has the same satisfaction। समझे? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है? नॉर्मल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ज्यादा रखें, पर हम लोगों के इस एनालिसिस में जैसे हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स में अजम्पशन पे थोड़े लॉज है, तो इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस में इन्होंने ये बोला है कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए हर एक कॉम्बिनेशन में। अगर एक एप्पल बढ़ा दिया ना तो बनाना कम ही करना पड़ेगा कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो है इक्वल है। अगर सिर्फ एप्पल बढ़ा रहे हैं बनाना कम नहीं कर रहे तो उसको सेटिस्फैक्शन लेवल शायद से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि हमारे बेसिक अजम्पशन के अगेंस्ट। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे जो है एक बढ़ता है तो दूसरा कम कर देते हैं। और एक और एग्जांपल, एक और चीज हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व की है, देखो कि एज द क्वांटिटी ऑफ वन गुड, जैसे एप्पल हमारे एग्जांपल में बढ़ रहा है तो बनाने की क्वांटिटी कम नहीं हो रही है, बट वो डिक्रीजिंग रेट में कम हो रही है। मतलब पहले एक एप्पल के लिए 5 बनाना दे सकता था वो, पर बाद में एक और एप्पल के लिए Q से R कॉम्बिनेशन में वो सिर्फ 4 ही बनाना दे सकता है। तो ये जो है MRS डिमिनिश क्यों हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तब समझ आएगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? मोनोटोनिक रेफरेंस जो है ना, इसका ये मतलब होता है कि एक रैशनल कंज्यूमर जो है ना ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर इन हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऐसे ही होता है कि उसको जो है ना सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा कब, जब वो ज्यादा क्वांटिटी में खाएगा या ज्यादा क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा। तो सिंपल वर्ड में मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऐसा बोलता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा ना तो टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे एक कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक कब होता है, बिटवीन एनी टू बंडल ही प्रेफर द बंडल दैट इज मोर ऑफ इट। जानते देखो, 2 गुड पकड़ो, एप्पल बनाना, पहले कॉम्बिनेशन में 10 एप्पल 10 बनाना दे रहा हूं, दूसरे कॉम्बिनेशन में दूसरे बंडल में 7 एप्पल 7 बनाना दे रहा हूं, तो डेफिनेटली कोई भी बंदा होगा पहला वाला चूज करेगा, एप्पल बनाना दोनों अगर उसको पसंद है। तो दिस इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में क्या बोलते हैं वो लोग कि अगर क्वांटिटी ज्यादा है ना तो वो उस बंदे को ज्यादा यूटिलिटी देगी और वो उसी को सिलेक्ट करने वाला है, यानी कि जिसमें ज्यादा क्वांटिटी होगी वही उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोला जाता है। पर अगर 2 बंडल है, 10 एप्पल 7 बनाना का, 9 एप्पल 7 बनाना का, तो आपको कौन सा चुनेगा, पहला वाला चुनेगा डेफिनेटली, क्योंकि एप्पल क्या है उसमें ज्यादा है, भले बनाना सेम है लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, जिसमें ज्यादा एप्पल है वही चूज करेगा। क्लियर हुआ? अब देखो ये एकदम लॉजिकल बात है, इसको बस डिफाइन करना है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है भाई, कि एक रैशनल कंज्यूमर होगा। अब देखो मैंने अभी तुम्हारे सामने रीड किया, मेरे को याद नहीं है, पर अब कैसे बना रहा हूं मैं कि हाँ एक रैशनल कंज्यूमर है तो ही विल प्रेफर मोर क्वांटिटी बिकॉज इट विल गिव हिम मोर सेटिस्फैक्शन या हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इतना भी लिख दोगे ना तो भी डेफिनेशन अच्छी बन जाती है। यानी कि अगर लर्निंग में अभी इतना नहीं जम रहा है ना, ऐसे करते 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 जम जाएगा और बहुत आसान होता भी एक्चुअली है। अब इंडिफरेंस मैप
फर्क समझना, कर्व में और मैप में। एक मैप में जो होते हैं बहुत सारे कर्व होते हैं, इसी की भाषा में समझा रहा हूँ कि मैप इज अ कलेक्शन ऑफ कर्व इन दिस सेंस। तो इंडिफरेंस मैप क्या होते हैं? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व जो है कंज्यूमर के प्रेफरेंस के ओवर टू गुड्स जो है मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, मैप कर दिए। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉम्बिनेशन बताता है जिससे सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिले। एवरी हायर और लोअर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कैन बी शोन ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व, मतलब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व जो है मैं बना सकता हूँ, ऐसे 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 करके सबका बना सकता हूँ। ये ध्यान रखना कि हायर वाला इंडिफरेंस कर्व जो है वो सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन उसको देने वाला है ना। कभी कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, कभी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सारी पॉसिबिलिटी का इंडिफरेंस कर्व बना के रखा है इन्होंने, जो सबसे ज्यादा होगा ना वो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। देखो यहाँ पे कहानी ऐसी है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मैक्सिमम की बात नहीं करते यहाँ पे लोग। तो हमने देखा कि कभी तो जैसे जो है कुछ कॉम्बिनेशन जो है इसको 50 न्यूटन्स का, एक से तुम्हारे लिए नंबर दे रहा हूँ, 50 न्यूटन का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, पर कुछ कॉम्बिनेशन 40 का देते हैं। अब ये सारे कॉम्बिनेशन जो है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन को कितने का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? 40 न्यूटन्स का। ये सारे कॉम्बिनेशन जो है सारे के सारे कॉम्बिनेशन कितने का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं? 50 न्यूटन का, और शायद अगले वाले में 60 का। तो जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ना उतना ज्यादा क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये हमको इस मैप में समझना है। यहाँ पे सेम सेटिस्फेक्शन पे फोकस है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे है ना, इक्विलिब्रियम वाला ऐसा कुछ नहीं है, सेम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे 40 इस पूरे 50 इस पूरे पे 60, तो ऐसा है। तो जितना ऊंचा होगा उतना ज्यादा जो है उसका सेटिस्फेक्शन है, और जितना ऊंचा उसका वो है ना कर्व, इसका ये भी मतलब होता है इनकम लेवल भी, कि अगर कभी किसी की इनकम लेवल कम हो गई तो वो इस वाले कॉम्बिनेशन पे आ जाएगा, कभी इनकम लेवल मीडिएट चल रही तो इस पे आ जाएगा, अच्छी खासी इनकम हो गई इस वाले पे आ जाएगा, है ना। अब देखो इसी में ये मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 कर्व नहीं है, एक ही कर्व है, मेरी इनकम जैसे बढ़ेगी ना तो फिर मेरे को उतनी क्वांटिटी सेटिस्फेक्शन शायद अब मेरे को मजा नहीं आ रहा है, तो मेरे को सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले मैं 2 व्हीलर चला के भी खुश हूँ, अगर इनकम बढ़ गई तो 2 व्हीलर में जितना सेटिस्फेक्शन आ रहा है ना उतना सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, और जब मेरे हाथ में कार आएगी ना तभी सेटिस्फेक्शन आएगा। मतलब आज से 5 साल पहले 2 व्हीलर का सेटिस्फेक्शन और आज का कार का सेटिस्फेक्शन मेरे लिए क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसा भी तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि इनकम बढ़ते हैं ना तो इसको भी थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। अब कार में भी, हाँ, और कार में भी मैं अगर अच्छी कार ले रहा हूँ तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब 5 साल पहले का मेरा कर्व ये था, लेकिन अब मैंने अच्छी कार ले ली तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल ये आ गया, ये आ गया। तो जितना हायर कर्व होता है ना वो इतनी हाई लेवल ऑफ इनकम भी बताता है, कि जितना हाई इंडिफरेंस कर्व उतनी हाई लेवल की क्या है? इनकी इनकम भी है। मतलब ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये? अब वो एमआरएस हमने देखा था, जैसे इस एग्जांपल में तुम लोगों ने देखा एक एप्पल बढ़ाने के लिए 5 बनाना माइनस हुआ, एक और एप्पल बढ़ाने के लिए यहाँ पे 4 बनाना माइनस हुए, एक और एप्पल बढ़ाने के लिए 3 बनाना माइनस हुए, एक और एप्पल बढ़ाने के लिए 2 बनाना माइनस हुए। तो देखो व्हाट वी से कि हियर bananas are substituted into apples, बोल सकता हूँ दिस कैन बी रेफर्ड एज सब्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पे बनाना जो है उसकी जगह पे हम एप्पल कर रहे हैं। बट ये जो बनाना का ये रेट है ये भी तो खुद में डिक्रीजिंग रेट है ना, कि पहले 5 माइनस हुआ, फिर 4 ही माइनस हुआ, फिर 3 ही माइनस हुआ। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है कि पहले 5 बनाना के बदले 1 एप्पल मिल रहा था, फिर 4 बनाना के बदले में 1 एप्पल मिला, तो ये सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी हम लोग को एनालिसिस करना है। और हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एमआरएस, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि किस रेट पे कमोडिटी जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन तो सेम रखना है, टोटल सेटिस्फेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग किस रेट में चीजों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वही हमारे किसके टॉपिक के अंदर आता है? एमआरएस के अंदर आता है। जैसे वहां पे क्या था, हम लोग क्या कर रहे हैं? एमआरएस ऑफ ए फॉर बी बोल रहे हैं, मतलब एप्पल फॉर बनाना बोल रहे हैं, कि एप्पल ले रहा हूँ बनाना के कंपैरिजन में, मतलब बनाना को सब्स्टिट्यूट करके मैं क्या कर रहा हूँ? एप्पल ले रहा हूँ। तो इसका ये मतलब होता है ए फॉर बी का एमआरएस है ना अगर, तो इसका ये मतलब होता है बी की कितनी यूनिट हम लोगों को क्या करनी है? काइंड ऑफ सैक्रिफाइस करनी है, जिससे मुझे ए का यूनिट क्या हो जाए? गेन हो जाए, और सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होना चाहिए। तो एमआरएस ए भी जो होता है ना सैक्रिफाइस अपॉन गेन, यहाँ पे भी फॉर्मूला है जो हमने पहले भी देखा था। एमआरएस का भी हमारा जो है सैक्रिफाइस अपॉन गेन ही है, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए बोल सकते हो, मतलब कितना बनाना आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, कितना बनाना गेन करने के लिए, और इसको हम क्या बोलते हैं? एमआरएस बोलते हैं। तो
तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है ना, वो भी क्या होता है, एमआरएस ही होता है। जैसे पीपीएफ में भी स्लोप वगैरह था, एमआरटी, यहाँ पे एमआरएस है, और ये उसका इंडिफरेंस कर्व का क्या है, स्लोप है। और तो फिर इसको भी रेशियो में स्लोप है ना, ये तो रेशियो में लिख सकते हैं ऐसा, यानी कि ये देखो एमआरएस किस तरीके से, पहले के लिए तो कुछ नहीं बनता है, ये हमने एमआरटी में भी देखा था, पहले के लिए कुछ नहीं बनता है, 5 बनाने के लिए एक एप्पल, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, ऐसा। तो एमआरएस जो है ना, उसको भी ध्यान देना, ये थोड़ा सा डिमिनिशिंग है, तो इसका जो स्लोप भी होता है इंडिफरेंस कर्व का ना, वो भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसकी वजह से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बन जाता है, कॉन्वेक्स शेप का बन जाता है। ये कॉन्वेक्स कॉन्केव वाले पॉइंट है, जो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं ना, वो कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन के लिए, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ऐसा, इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है, बहुत कारण है, चलो समझेंगे। अब देखो एमआरएस सबसे मेन कारण है कि डिमिनिश क्यों हुआ। एमआरएस फॉल बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से ये एमआरएस भी गिरा है। कि जैसे पहले जो है एक एप्पल पाने के लिए 5 बनाना भी मैं दे सकता था, क्योंकि एप्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था, एप्पल की क्वांटिटी कम थी। अब जैसे जैसे एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इतना बनाना मुझे नहीं देना, और बनाना क्यों इतना प्रीसियस हो रहा है, क्योंकि अब उसका क्वांटिटी कम हो रहा है ना। तो जिसका कमोडिटी का क्वांटिटी बढ़ता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है, वही देखने मिला। तो एप्पल शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से ज्यादा बनाना देके भी वो एप्पल ले सकते थे, पर जैसे जैसे ज्यादा एप्पल खाए, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती गई। इसकी वजह से अब आखिरी में जाके जो है ना, वो कम से कम बनाना देना चाह रहा है फॉर ईच एडिशनल एप्पल। यानी पहले 5 बनाना दे सकता था, तो अब वो 4 या 3 या 2 ही दे रहा है। तो इसीलिए एमआरएस डिमिनिश, तो एमआरएस डिमिनिश क्यों होता है, लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से। और अजम्पशंस, देखो अजम्पशंस बहुत पूछते हैं हाँ, कि अजम्पशंस क्या है। तो अजम्पशंस ऐसा है कि भाई 2 ही कमोडिटी है, कि कंज्यूमर जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उसके पास है, और वो पूरा का पूरा पैसा उसका जो है दोनों गुड पे ही क्या करता है, स्पेंड कर देता है, और प्राइस भी उसके क्या है, दोनों गुड से कांस्टेंट है। ये सारी बातें अज्यूम है। फिर नॉन सेटिटी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि कंज्यूमर अभी तक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा है। जैसा कि मैंने बोला था, मैक्सिमम की बात नहीं होती है यहाँ पे, तो ये अज्यूम्ड नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे पहुंचा है, यानी सैचुरेशन पे पहुंचा है। वो बस हमेशा हम ऐसा समझते हैं कि वो मोर ऑफ बोथ कमोडिटी जो है प्रेफर कर सकता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे कि अब वो 7-7 एप्पल बनाना, 10-10 एप्पल बनाना वाला क्वेश्चन था, तो हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस में क्या देखा था, 10-10 वाला चूज करेगा। पर एक लॉजिक बताओ, अगर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन 7-7 का होता तो 10-10 पे जाता हो, नहीं जाता ना। तो अगर 10-10 चूज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे अचीव नहीं होता है। एक कंज्यूमर जो है वो मोर ऑफ बोथ कमोडिटी जो है वही ज्यादा प्रेफर करेगा। इसका ये मतलब है कि कंज्यूमर जो है वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो इन डिफरेंस कर्व में जो है और हाई पे जाए और हाई पे जाए, और उसको और हायर सेटिस्फेक्शन जो है मिले। और एक कंज्यूमर की जो चॉइस है ना, उसको मोनोटोनिक माना जाता है, मतलब कि जहाँ ज्यादा गुड होगा उसी को मानेगा। और असम्पशन है ऑर्डिनल, क्योंकि कंज्यूमर रैंक कर सकता है उसके प्रेफरेंस को ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ फूड। इक्वल सेटिस्फेक्शन तो है, बट फिर भी ही कैन रैंक के भाई कौन सा सेटिस्फेक्शन उसको ज्यादा ऐसे पसंद आ रहा है। फिर डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस जो है वो कैसा है, डिमिनिशिंग है। पहले 5 का एमआरएस था, यानी कि देखो एमआरएस इज इक्वल टू, हमारे एग्जांपल में डेल्टा बनाना अपॉन डेल्टा एप्पल। तो पहले वाले केस में 5/1 5 था, फिर 4/1 4 आया, फिर 3/1 3 आया। मतलब जो एमआरएस का वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, एमआरएस का वैल्यू भी घट रहा है, तो वो भी यहाँ पे है। और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, और डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। और एनालाइज भी हमने किया, कंज्यूमर भाई साहब रेस्टोरेंट होना चाहिए, रेस्टोरेंट में होना चाहिए कि टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करे, ऐसा ही सोचना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना, वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा टू द ओरिजिन, क्योंकि लॉ ऑफ जो एक तो सबसे पहले लॉ ऑफ डीएमयू, और सबसे मेन कारण डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस के कारण क्या हो जाता है, या इसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड रहता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाता है। और एमआरएस जो होता है ना, ये डिक्लाइन होता रहता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, जैसा तुम देख ही पा रहे थे ऊपर वाले टेबल में। और यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, इंडिफरेंस कर्व जो है उसका स्लोप डाउनवर्ड है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, एक चीज का कंज्यूम ज्यादा कर रहा है तो दूसरे को कम कंज्यूम करना पड़ेगा। एक क्वांटिटी ज्यादा है तो दूसरी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन क्या रखना है, सेम रखना है। सेम सेटिस्फेक्शन रखना है तो एक क्वांटिटी बढ़ाएगा तो दूसरी कम करनी पड़ेगी, जिसके कारण एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा नेचर बन जाता है। और ये क्या है, इट कर्व स्लोप डाउनवर्ड। और इस जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। हमने देखा था कि अगर ऐसा ऐसा है तो सेकंड वाला ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन जो है बताने वाला है।
हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो ज्यादा बंडल ऑफ गुड बताता है, इसका मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंस के हिसाब से उसको ज्यादा यूटिलिटी आएगी, राइट? क्योंकि और हायर होगा तो एप्पल भी ज्यादा बनाना भी ज्यादा, तो यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है उसके लिए, तो यानी कि उसी को वो सिलेक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रॉपर्टी पे। एक छोटा सा सवाल भी पूछ लेते हैं ये लोग 2 मार्क का कि भाई व्हाई इंटरसेक्स कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे अपने करते थे ना टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वैसा ही है कि भाई दो इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो समझो, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन नहीं बता सकते, मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक इंडिफरेंस कर्व भी पास होगा कोई एक गिवन पॉइंट से। ये एक सिंपल सी बात है। अगर दो एक साथ आ गए मतलब कि ऐसा हो गया, अब देखो इसका वो सेटिस्फैक्शन लेवल समझ लो 50 का है, इसका सेटिस्फैक्शन लेवल 40 का है, तो क्या ये पॉइंट 50 का सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि 40 का सेटिस्फैक्शन दे रहा है? दोनों का ही नहीं दे रहा, मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल पॉइंट जो है ना वो टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। और अगर ऐसा मान लो कि अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कोई एक सिंगल पॉइंट जो है वो टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करते। मतलब ये रॉन्ग है ना? हाँ, मतलब ये जो ग्राफ है रॉन्ग है, ऐसा नहीं आएगा। हाँ, कैन नेवर लिखेंगे ऐसा ग्राफ तो कभी ये नहीं। अपन को बनाने के लिए देंगे इंडिफरेंस को। दे सकते हो। तो ये एप्पल बनाना वाला एग्जांपल है, ठीक है? अब मेरे को लगता है अब तो नंबर याद हो गए 15 10 6 3 वाला, उसके ऊपर 21 आ रहा है याद बीबीसी करो। में भी सेम ही हाँ, नंबर। तो ग्राफ ये लोग खुद बनाने को देते हैं। थोड़ा अप्रोक्सीमेट चलता है। डिस्प्ले स्केल वो सब चीज हाँ चाहिए। पेंसिल स्केल से बनाते तो देखो इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि इसका अजम्पशन है कि दो गुड्स को कंज्यूम करना है। अगर एक्स एक्सिस पे टच कर गया, अगर एक्स एक्सिस पे टच कर गया, अगर एक्स एक्सिस पे टच कर गया, इसका मतलब कि एक कमोडिटी तो जीरो होगी, पर हमने अजम्पशन माना है इंडिफरेंस कर्व का कि वो जो कंज्यूमर है वो दोनों पे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो यानी कि प्रॉब्लम हो जाएगा तब तो। यानी इसका ये मतलब है कि टच नहीं कर रहा है। ऐसा बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ सीडी नहीं आता मतलब कोई टच वाला वही पॉइंट था ना, एडी या दो भी मतलब वो अलग था एक्चुअली, उसको यहाँ पे जोड़ना सही है, उसको अलग ही है। तो अगर इंडिफरेंस का y एक्सिस पे टच कर जाएगा, अगर y एक्सिस पे टच कर जाएगा इसका मतलब x वाली कमोडिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। x एक्सिस पे टच हो जाएगा तो y वाली कमोडिटी का कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो हमारे बेसिक असम्पशन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी टच नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। जो भी टू इंटरसेक्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाला आया वो, और x एक्सिस y एक्सिस वाला पॉइंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रीड करो। और बजट लाइन देखो, अब तक हम लोगों ने क्या किया, अब तक हम लोगों ने देखा कि भाई अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, पर which combination of consumer actually purchase depend on his income, मतलब कंज्यूमर के बजट पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें खरीदना है। अब तक बात क्या थी, सेटिस्फैक्शन की। देखो एप्पल और बनाना के प्राइस में तो डिफरेंस है। अब हर एक कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन लेवल तो सेम है, लेकिन पैसे तो अलग अलग है। तो सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग जो है सिर्फ नहीं देख सकते, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन खरीद पा रहा है, उसकी इनकम पे बेस्ड है वो। तो कंज्यूमर बजट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दोनों कमोडिटी का प्राइस भी देखना पड़ता है। जैसे कंज्यूमर बजट स्टेट्स द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम व्हिच ही कैन परचेज सर्टेन क्वांटिटेटिव बंडल ऑफ द टू गुड्स एट अ गिवन प्राइस। कि कंज्यूमर बजट क्या बताता है, बेसिकली परचेजिंग पावर बताता है कि वो कितना पैसा जो है खर्च कर सकता है दोनों कमोडिटी को खरीदने के लिए, कितनी क्वांटिटी जो है वो खरीद सकता है गुड्स की कोई गिवन प्राइस पे। इसका ये मतलब है कि कंज्यूमर ऐसे ही कॉम्बिनेशन को परचेज कर पाएगा जिसका जो कॉस्ट है वो या तो उसकी इनकम से कम है या तो उसकी इनकम के बराबर है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, एक बजट लाइन बनाते हैं। बजट लाइन क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी जितना इनकम है उतना ही वो लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं गुड्स पे। ये असम्पशन पे हम लोग जो है बजट लाइन बनाते हैं कि ग्राफ बनाते हैं हम लोग सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का दो गुड के कि भाई जो खरीद सकता है उसकी इनकम और करंट प्राइस लेवल पे। मतलब बजट लाइन इज लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच द कंज्यूमर कंज्यूम्स एंड व्हिच कॉस्ट एग्जैक्टली इज इनकम। एकदम इनकम के बराबर ये असम्पशन है कि जितनी इनकम है ना उतना ही वो खर्चा कर देगा उन गुड्स पे ऐसा। और बजट लाइन को पूरा खर्च कर देगा। हाँ, ये असम्पशन है कि जितनी इनकम है उतना वो पूरा दो गुड पे लगा देगा।
तो इस बजट लाइन को हम लोग प्राइस लाइन भी बोलते हैं, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन भी बोलते हैं, प्राइस इनकम लाइन भी बोलते हैं, फिर बजट कांस्टेंट लाइन भी बोलते हैं। एक एग्जांपल सा बजट लाइन का कंसेप्ट समझो कि एक कंज्यूमर को 20 रुपए की इनकम है, उसको दो कमोडिटी पे स्पेंड करनी है, एक्स और वाई पे, दोनों का प्राइस 10-10 है, तो तीन ऑप्शन है, या तो x को 2 खरीदे, या तो y की 2 खरीदे, या तो 1x 1y का खरीदे। मतलब पॉसिबल बंडल कौन कौन से 2,0, 0,2 और 1,1 कि पहला x0 पहला x2 तो फिर y0 हो जाएगा, फिर x0 तो y2 हो जाएगा, दोनों 1,1 भी रख सकते हैं। तो ये तीन पॉसिबल उसके पास कॉम्बिनेशन है, और अगर इसी कॉम्बिनेशन को, इसी कोऑर्डिनेट्स को, इसी बंडल्स को, इसी तीन बंडल को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे ना, तो हम लोग को एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, बजट लाइन या प्राइस लाइन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? बोलो जी। इनकम जितनी है स्पेंड कर रहा है, बात इतनी सी है। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट बेसिकली सेट है सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का। आईडी वालों को सेट का मतलब बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारे लिए ग्रुप, यानी कि ग्रुप है बेसिकली ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट। इनकम पता है, प्राइस पता है, तो उस हिसाब से क्या है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, वही हमारे पास क्या है, हमारा बजट सेट है। कि पूरी इनकम वो स्पेंड ना करे तो भी कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। कैसे? देखो 20 रुपए की इनकम है, ऐसा मानो, समझ लो 20 रुपए की इनकम है अगर, तो फिर वो जो है पहले भी इनकम कितने रुपए की थी, तब भी 20 की थी, अब भी 20 की है, ऐसा कैसा कर दिया? 0 to 1 ठीक है। तो 20 रुपए की इनकम है, तो 0,2, 2,0, 1,1 ये तो थे ही, पर अब जरूरी नहीं ना पूरी की पूरी इनकम को स्पेंड करे, कम भी तो कर सकता है ना। तो यानी कि 1,0 भी हो सकता है, 10 रुपए बचा लेगा, 0,1 भी हो सकता है, इवन 0,0 भी हो सकता है। पर हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी कर देगा वो बजट लाइन का वो जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बता करने, क्योंकि बीच का कर्व जो होता है वो सारे के सारे बजट सेट में आते हैं कि पूरा आपने खर्चा नहीं किया, आपने कुछ लेवल कम भी अगर खर्चे करो तो भी वो सारी बातें किस में आ जाती है, बजट सेट पे आ जाती है। और वैसे ही कॉम्बिनेशन है। तो अब देखो, अब ये लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया एप्पल बनाना, कि एप्पल 4 रुपए के, बनाना 2 रुपए के, तो अगर 20 रुपए की इनकम है तो 5 into 4 कर दो और बनाना 0 रख दो, या तो 4 into 4 करके 2 into 2 कर दो, 3 into 4 करके 4 into 2 कर दो, 2 into 4 करके 6 into 2 कर दो, 1 into 4 करके 8 into 2 कर दो, 0 into 4 करके मतलब पॉसिबल पेयर बने। हाँ, सब में देखो, अब इस वाले पे ग्राफ बनाने के देखा असम्पशन क्या रखा, सब में बराबर 20 रुपए ले लिया। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमारी क्या आ गई, बजट लाइन है। ये क्या है, ये बजट लाइन बताती है कि भाई कितना हम लोग खर्च कर सकते हैं। अब उस पूरी लाइन के जितने कोऑर्डिनेट है ना, कोई भी पॉसिबल आउटकम ले लो, तुम्हारा खर्चा कितना रुपया आने वाला है, 20 रुपया आने वाला है, मतलब इनकम के उसमें आने वाला है। अब पॉइंट डी जो है वो बताता है कि अगर इनकम जो अंडर स्पेंड की है, 20 रुपए पूरे खर्च नहीं किए, उसमें से 10-15 रुपए खर्च किए, तो पॉइंट डी आएगा। और सी क्या बताना है, अनअटेनेबल कंडीशन, के भाई अब जो है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए हम, यानी कि हम लोग उसको रीच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इनकम उतनी नहीं है। वो कब रीच होगा, जब इनकम में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तब वो रीच होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। बजट लाइन जो है स्लोप डाउनवर्ड है, एक को ज्यादा खरीदोगे तो दूसरे को ऑटोमेटिकली कम खरीदना ही पड़ेगा। और ऐसे बंडल जो कि एकदम एग्जैक्ट जो है कॉस्ट करेंगे कंज्यूमर के इनकम के, तो वो बजट लाइन पे लाई करेंगे। जो कि कम कॉस्ट करेंगे तो वो अंडर में आएंगे, जैसे डी पॉइंट था, और अगर ज्यादा करेंगे तो सी जैसे अनअटेनेबल कंडीशन बन जाएंगे। बजट लाइन जो है ना, ये ज्यादा रेलेवेंट है एज कंपेयर टू बजट सेट टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि पूरी की पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए बजट लाइन का कंसेप्ट ज्यादा रेलेवेंट है, ना कि बजट सेट का। और एक्सप्रेशन कैसा है वहां पे, m मतलब मनी इनकम। अब देखो, प्राइस ऑफ a इनटू क्वांटिटी ऑफ a प्लस प्राइस ऑफ b इनटू क्वांटिटी ऑफ b, यही हम कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई करके। तो यही बजट लाइन का एक्सप्रेशन भी है भाई, कि m जो है मनी इनकम जो है वो बराबर है p ऑफ a इनटू q ऑफ a प्लस p ऑफ b इनटू q ऑफ b के। सारे के सारे पॉइंट जो है वो a b लाइन के अंदर, सारे के सारे पॉइंट a b जो है वो बताएंगे क्या बोलेंगे, ऑल पॉइंट ऑन द बजट लाइन। ओके, कि बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे कॉस्ट करेंगे इक्वल टू m, ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर ये देखो, सेट के लिए देखो कि मनी इनकम जो है ना वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। कि अगर बजट सेट में तो छोटे वाले भी लेते थे ना, कि पूरी इनकम जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रही है, तो यानी कि मनी इनकम ज्यादा हो सकता है, वो कम हो सकता है, तो इक्वल भी हो सकता है बजट सेट के लिए। ये उसका डिफरेंस है। तो बेसिकली बजट सेट में हम लोग जो है ना इनकम से कम वाले कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, पर बजट लाइन में सिर्फ ऐसे ही कॉम्बिनेशन लेते हैं जो एकदम इक्वल टू इनकम हो। क्लियर है भाई? अब अगर इसका भी स्लोप निकालना है तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा कि डेल्टा सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा गेन क्यों बोल रहा हूँ मैं, सब में वही
यानी कि इसका जो स्लोप है वो भी हम लोग जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, और वो राइज अपॉन रन या फिर वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता था ना, वैसे ही डेल्टा बी अपॉन डेल्टा मतलब सेक्रीफाइस अपॉन गेन आ सकता है। और न्यूमरेटर का वैल्यू नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि वैल्यू सेक्रीफाइस हुई है, पर एनालिसिस के लिए हम लोग वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे 2 यूनिट सेक्रीफाइस हुआ तो -2 नहीं लिखेंगे, 2 ही लिख देंगे कि भाई 2 सेक्रीफाइस हुआ, 1 गेन हुआ है, ऐसे करके स्लोप आ रहा है। और स्लोप ऑफ बजट लाइन को एमआरई बोलते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये जो बजट लाइन का स्लोप होता है उसको एमआरई बोलते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपको एक क्वांटिटी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिससे आप दूसरी की एक्स्ट्रा क्वांटिटी पता कर सको। एक्सचेंज क्यों वर्ड आया, मार्केट रेट क्यों है, क्योंकि प्राइस का इन्वॉल्वमेंट है ना इधर, तो इसीलिए मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है कि एक क्वांटिटी आपको बढ़ानी है तो दूसरी कितनी कम करनी पड़ेगी, या फिर एक क्वांटिटी आपको घटानी पड़ेगी दूसरी की पाने के लिए, तो वो बताता है। और बजट लाइन जो है वो प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स के भी बराबर होता है। मतलब बजट लाइन जो है ना वो प्राइस रेशियो के बराबर होता है। प्राइस रेशियो क्या होता है, पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई, बाकी सब फालतू है। प्राइस रेशियो क्या होता है, दोनों के प्राइस का रेशियो है। वही बजट लाइन जो है उसका जो स्लोप होता है वो प्राइस रेशियो के ही क्या रहता है, बराबर होता है। समझे, ये जो स्लोप है वो इसी रेशियो के बराबर है। देखो ये एकदम वैसी भाषा को हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट वर्टिकल एक्सिस वाला करके ऐसे समझा रहे हैं। बेसिकली प्राइस रेशियो क्या है, पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई। और स्लोप क्यों प्राइस रेशियो बता रहा है, क्योंकि बजट लाइन का देख, a point on the budget line indicates a bundle which the consumer can purchase by spending his entire income। तो अगर कंज्यूमर को एक और यूनिट चाहिए किसी गुड वन की तो उसको दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बनानास नीडेड टू बी गिवन अप टू गेन वन एप्पल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ एप्पल एंड बनाना। ये उनके प्राइस पे डिपेंड करता है, और इसीलिए जो है ये प्राइस रेशियो से भी आ जाता है। और प्राइस रेशियो जो है वही स्लोप आ जाता है बजट लाइन का, वो इतना एग्जांपल काम के। अब ये देखो बजट लाइन की प्रॉपर्टी, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन भी होता है, क्योंकि प्राइस रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, प्राइस चेंज होता रहता है कभी। ये असम्पशन है कि प्राइस और इनकम क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी कि इसलिए स्ट्रेट लाइन है क्योंकि प्राइस रेशियो कांस्टेंट है। और डाउनवर्ड इसीलिए क्योंकि एक बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बजट लाइन में शिफ्ट होता है। देखो अब बजट लाइन ऐसी थी, उसको आगे शिफ्ट करना है तो कैसे होगा, इनकम बढ़ेगी तो शिफ्ट हो जाएगा। अब नहीं मुझे लगता कि पीपीएफ के बाद तुमको शिफ्ट या रोटेशन जैसे वर्ड्स में डाउट लगेगा। तो रोटेशन कब होगा, किसी एक कमोडिटी का सस्ता महंगा कुछ हो गया तो रोटेशन हो जाएगा। थोड़ा सा वो हाँ काइंड ऑफ उसमें भी कंफ्यूजन है, तो यानी कि वो कैसे होएगा वो देखेंगे अगर आएगा तो। चलो तो इसकी दो प्रॉपर्टी देखनी, शिफ्ट देख लो। सबसे पहला तो ये देखो, इनकम बढ़ना, इनकम कम होना, ये एग्जैक्ट पीपीएफ जैसा है, बस उसमें कर्व था और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है बस। तो ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस घट जाएगी। और पैरेलल होती है ओरिजिनल लाइन के, है ना। इसका जो स्लोप रहता है ना वो दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है, बस इनकम में चेंज होने के लिए वाई इंटरसेप्ट में चेंज आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तब इनकम चेंज हो रही है तो बस वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, तो स्लोप वही है, प्राइस तो सेम है। हम लोग समझ रहे हैं एक्स एक्सिस चेंज होता है ना, दोनों ही बदले, वाई नहीं देखो, अरे सॉरी ठीक है। तो यानी कि दोनों ही ऊपर जा रहा है क्योंकि इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, दोनों ऊपर चला जाएगा। ऐसा पैरेलल लाइन रहेगी क्योंकि प्राइस रेशियो सेम है, इनकम बढ़ गई इसलिए वो अभी उसकी बजट लाइन एक्स्ट्रा है। प्राइस रेशियो सेम होने के कारण इसका स्लोप जो है क्या है, सेम है, मतलब पैरेलल है। तो वाई पैरेलल बिकॉज़ प्राइस रेशियो रिमेंस कांस्टेंट या स्लोप इज कांस्टेंट। तो सर यूजुअली प्राइस और इनकम कांस्टेंट रहता है, बट इसमें दोनों इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है बस। और अब स्ट्रेट लाइन कैसे रोटेट हो रहा है वो देखो, कोई एक गुड की प्राइस बस और कुछ नहीं है। तो ये वही है, इसलिए मैंने तब रुक गया। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस देख लो भाई, अगर किसी की प्राइस में चेंज है ना तो फिर क्या होगा, वही लोच हो जाएगा। अगर दोनों कमोडिटी की उसमें चेंज है तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, पर अगर एक ही कमोडिटी पे है तो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ कंफ्यूजन है, एकदम पीपीएफ जैसा ही है ना। देखो एक्स एक्सिस वाले का चेंज हुआ, एप्पल का चेंज हुआ ऐसा हो जाएगा, बनाना का चेंज हुआ ऐसा हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो तुमको पता है कि भाई हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर कंज्यूमर को मिल रहा है और उसको अब कुछ भी चेंज नहीं करना है और प्राइस भी कांस्टेंट है, इनकम भी उसकी फिक्स है, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उसी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को जो है हम लोग इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन को साथ में पढ़कर समझते हैं। यानी ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से निकालना है ना, तो उसमें इंडिफरेंस का मैप और साथ ही साथ बजट लाइन, इन दोनों की मदद से जो है हम लोग जो है समझते हैं। ऐसा देखो, ये हमारे उधर की कहानी है,
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कि भाई इक्विलिब्रियम पे अगर आना है ना तो देखो बजट लाइन जो होती है ना वो काइंड ऑफ वैसे बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। इसमें यहाँ पे लिखा है द बजट लाइन बिकम्स टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट तो याद है ना वो एक जगह पे टच करता है, टेंजेंट सबको पता है। 90 डिग्री। हाँ तो यानी कि एक ही जगह पे टच कर रहा है तो वो क्या बन जाता है ऐसा टेंजेंट बन जाता है ऐसा। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, अब इसको समझाता हूँ क्या है ये। देखो जी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो एमआरएस है और प्राइस का रेशियो है और एमआरई, ये सारी चीजें जब इक्वल हो जाएगी ना, जब ये सारी बातें इक्वल हो जाएगी तो क्या है वो बोलो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए एमआरएस को और प्राइस रेशियो को सेम बनाना पड़ता है। अब दो गुण मान लो एक्स और वाई, एक कंडीशन ये है कि एमआरएस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई, ठीक है। पर अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है ना, इसका ये मतलब है कि एक और यूनिट एक्स की करने के लिए कंज्यूमर जो है वाई की यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर एक्स को ज्यादा खरीदता है, तो एमआरएस जो होता है वो धीरे धीरे गिरेगा और कब तक गिरेगा, जब तक ये बराबर ना हो जाए। अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझना, अब मार्केट पे भी तो असर पड़ता है उसका। जैसे हम लोग एक्स की अगर एक और यूनिट खरीद रहे हैं तो एमआरएस ज्यादा है, एमआरएस समझते हैं ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर एमआरएस ज्यादा है ना, इसका मतलब एक्स का एक यूनिट खरीदने के लिए वाई की बहुत सारी यूनिट क्या कर देगा, दे देगा। तो उसका असर जो है ना मार्केट में भी पड़ेगा एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। ज्यादा वाई दे देगा जो मार्केट में चाहिए ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो एक्स तो ज्यादा खरीद रहा है और फिर धीरे धीरे एमआरएस जो है गिरने लगेगा। और कब तक गिरेगा, जब तक दोनों के दोनों बराबर नहीं हो जाते। दूसरी भाषा में ये बस इतना बोलना चाह रहे हैं कि एमआरएस एक्स वाई अगर प्राइस रेशियो की ज्यादा है ना, तो इसका ये मतलब है रेट एट व्हिच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वाई टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, वो जो है ज्यादा है। रेट एट व्हिच कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस वाई और टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, मतलब जितना वो विलिंग कर रहा है वो रेट जो है वो एक्चुअल में कितना सैक्रिफाइस कर रहा है उससे ज्यादा है, यानी कि ये प्रॉब्लम आता है। तो ये इक्विलिब्रियम जो है ना वो अल्टीमेटली जो है लॉ ऑफ डीएमयू और सब के हिसाब से अपने आप अचीव हो जाता है लॉन्ग रन में। और अगर एमआरएस कम है ना, इसका मतलब है कि हम लोग को जो है ना, हम लोग एक्स का एक और यूनिट खरीदने के लिए वाई को इतना सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, तो अब हम एक्स कम खरीदेंगे वाई ज्यादा खरीदेंगे और अल्टीमेटली वापस से क्या हो जाएगा, एमआरएस बढ़ जाएगा और वापस से इक्वल हो जाएगा प्राइस के, और क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एमआरएस कंटीन्यूअसली गिरता रहता है। सेकंड कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट एमआरएस मस्ट बी डिमिनिशिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एमआरएस गिरते रहना चाहिए और इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के, और ये सारी बातें जो है। तो thus both condition need to be fulfilled for the consumer to be at equilibrium। तो देखो वहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व है और जो AB लाइन है तुमको दिख रहा है उसमें थोड़ा वो वाइट है ना मैजिक फिल्टर की वजह से। देखो ये जो AB कर्व है ना, ये पता है क्या है, ये बजट लाइन है और हम लोग के पास जो है ना ये देखो ये सैटिस्फैक्शन, तो यानी कि कहीं ना कहीं इधर कुछ ऐसा मीट हो रहा होगा वो, तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है कि इतना यूनिट ऑफ एक्स और इतना यूनिट ऑफ वाई खरीद रहे हैं तो इक्विलिब्रियम है। तुम लोग इतना तो समझ गए हो कि इक्विलिब्रियम जो है मीटिंग पॉइंट है। जैसे सिंगल कमोडिटी में भी क्या था, वो प्राइस और वो मिलने चाहिए थे, इसमें भी क्या है कि बजट लाइन और उसका जो मैप है वो जहाँ मिल जाएगा इंडिफरेंस कर्व, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसी पॉइंट का हम लोग एक्स और वाई क्वांटिटी जो है वो हमेशा लेते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। एमआरएस प्राइस रेशियो एमआरई बराबर होना चाहिए या इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर है, ऐसा भी तुम लोग जो है बोल सकते हो। बाकी ये जो कहानी है ऊपर हमने जो पढ़ा वही है, ये भी ठीक है, ये भी रीड वाला काम है, हो गया।